तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोसेस। कल हमने प्रोसेस के बारे में और उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज देखेंगे कि जो प्रोसेस है, जो कि हमारा इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम है बेसिकली, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें, पहले ब्रीफ में देखते हैं, फिर उसको डिटेल में देखेंगे। तो प्रोसेस बेसिकली जो मेन उसके कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेस के, वो ये चार होते हैं। और इन चार के फर्दर फिर अपने आप में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसको हम सब पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो पहली चीज जो प्रोसेस है वो बेसिकली एक प्रोग्राम ही है, इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम। दूसरा इनपुट। इनपुट जैसे कि प्रोग्राम है रनिंग प्रोग्राम, इट रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ वेरियस टाइप्स। इनपुट कैन बी द वैल्यू, the file, or something else. So being a program, it also produces a output too. And lastly we can say a state. So in the sense state, we have studied yesterday, we have 5 different states of the process. Okay, so the components of a process we will discuss in these 4 heads. मतलब ये है कि जो 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स का फर्दर फिर कैटेगराइजेशन होगा। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत सारी चीजें डिक्टेट कर रहा है प्रोसेस के सेंस में। ओके, तो यूजुअली जो प्रोसेस में होता है, बट जरूरी नहीं कि ये 3 कंपोनेंट्स ही हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, depending on the machine and depending on the program as well as the situation. तो पहला जो होता है इसमें करंट वैल्यू ऑफ द पीसी रजिस्टर एंड अदर रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। तो पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और अदर रजिस्टर्स के बारे में एक्चुअली डिटेल्स में रजिस्टर के बारे में हम 5th सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स तुम लोगों को पढ़ना हो तो मेरा आर्किटेक्चर का लेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स। तो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर, वीडियो लेक्चर, in which you will find the detailed description regarding the different types of registers. So here शॉर्ट में बता दूं कि रजिस्टर्स तो सभी लोग जानते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, एंड ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो डिटेल में तो रजिस्टर के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और बेटर यू कैन गो थ्रू फॉर द कंप्यूटर आर्किटेक्चर वीडियो लेक्चर फॉर रजिस्टर डिस्कशन। ओके, तो पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जो कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है, वन ऑफ द स्पेशल पर्पज रजिस्टर है पीसी रजिस्टर। और अदर रजिस्टर में जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, तो डिटेल उसमें देख लेना। पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जो कि एड्रेस होल्ड करता है उस इंस्ट्रक्शन का जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। जैसे सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा करेंटली, तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस छोड़ के जो उससे अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस का कंपोनेंट्स है मेनली पीसी रजिस्टर एंड अदर रजिस्टर्स। दूसरा है वेरिएबल्स, स्टैक, ओपन फाइल टेबल्स। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर के एंड में देखेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसमें ओपन फाइल टेबल्स और ये वेरिएबल स्टैक के बारे में देखेंगे। तो वेरिएबल तो वही है
वेरिएबल तो प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं, यू कैन से लाइक दैट। स्टैक जानते ही हो, डेटा स्ट्रक्चर में रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है तुमने कि सम स्टैक विल बी क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी। तो इसी लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट में कि व्हाट इज द स्टैक एंड हाउ इट इज क्रिएटेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस to which stack will be created. Okay. And lastly, signal management information. Okay. तो आगे चलते हैं। प्रोसेस कंपोनेंट्स को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो इन 5 हेड्स में डिस्कस करेंगे। जो प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं वो ये 5 हैं। पहला तो है इमेज। इमेज इन द सेंस प्रोसेस इमेज। और प्रोसेस इमेज क्या है? जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हम उसी एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को तो बोल रहे हैं। जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसी की एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन कोड फाइल जो जनरेट होके आती है, वही जब रन करती है तो प्रोसेस इमेज हम उसी को बोलते हैं। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस बेसिकली क्या है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर needed by the running program or needed by the process। किसी प्रोसेस के द्वारा कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो वो उसके लिए एक रिसोर्स है। तीसरा है एसोसिएटेड डेटा, कि जिन डेटा या वैल्यूज पे हमारा प्रोसेस वर्क कर रहा है। चौथा है स्टेटस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। स्टेटस means corresponding to the different states of the process. Yesterday I have described the 5 different states of the process, namely new, ready, running, waiting and terminated. So one of the 5 states of the process. So all these process components, including lastly the memory, they will be the part of the process control block, which will be our discussion of the next lecture. If time will be there, so these things, this process control block, I will describe in this lecture itself. So memory, we will categorize or further divide the memory, जो कि स्टैंडर्ड उसके रीजन होते हैं। कोई भी मेमोरी है, मेन मेमोरी, तो वो किन लॉजिकल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है वो हम देखेंगे आगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इमेज। तो इमेज एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया था, प्रोग्राम हम पहले लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन के बाद लिंकर के बाद जो ओवरऑल फाइल बनती है, वो लिंकिंग के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड या लो लेवल मशीन कोड बनता है, जो कि सीपीयू उसको डायरेक्ट रीड कर सकता है एंड समझ सकता है, यानी एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो उस लो लेवल मशीन कोड को या ऑब्जेक्ट कोड को हम प्रोसेस इमेज बोलते हैं। यूनिक्स में उसको प्रोग्राम टेक्स्ट भी बोलते हैं। विंडो टर्मिनोलॉजी में हम मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है कि जानते ही हो कि मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे एक साथ। ओके, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस होंगे मेमोरी में, और सेम प्रोग्राम, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम मेमोरी के सेम एरिया को शेयर करेंगे। अब इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग में लास्ट में जब प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे सेम मेमोरी विल बी शेयर्ड बाय द मेनी प्रोसेसेस। होता ये है कि जैसे इसको ऐसे मान लो कि हम जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो सीटें तो फिक्स हैं। इसी तरह जब प्रोग्राम रन करते हैं तो मेमोरी तो फिक्स है हमारी। तो ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो जिस टाइम के लिए एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है उस टाइम के लिए उसकी सीट रिजर्व है। फिर दूसरे दिन उस सीट पे कोई दूसरा आदमी बैठेगा। फिर हो सकता है कि तीसरे दिन उसी आदमी को फिर एलोकेट हो जाए वो सीट। किसी अगर हम बस की बात करें तो अगर तुम फ्रीक्वेंटली 2-4 दिन में किसी बस पे ट्रेवल कर रहे हो तो सेम सीट पर डिफरेंट लोग शेयर करते रहेंगे।
यही चीज यहाँ होती है कि जो अलग अलग प्रोसेस हैं तो वो अलग अलग टाइम पे सेम मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस सपोज कुछ कोड मेमोरी में है और फिर वो मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क पे फिर चला जाता है, तो उस मेमोरी में दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। तो अगर हमारे डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस सेम मेमोरी को शेयर भी कर रहे हैं तो तब भी जो है कि हर एक प्रोसेस अपनी खुद की इमेज प्रोग्राम की रखता है। मतलब हर एक प्रोसेस का अपना अलग कोड होगा, अलग मशीन ऑब्जेक्ट कोड होगा। तो ये तो हो गया हमारा इमेज के बारे में। ओके, अब आते हैं रिसोर्सेस के बारे में। तो रिसोर्स बेसिकली क्या है कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि प्रोसेस के लिए नीडेड है, दैट इज ए रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो जो हमें इनपुट की डेटा की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ए रिसोर्स। जब प्रोग्राम मेमोरी में आता है, प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, तो इट रिक्वायर्स द मेमोरी एलोकेशन, दैट इज ए रिसोर्स। और सीपीयू भी प्रोसेस को मिलता है, वो भी एक रिसोर्स है सीपीयू। अगर हमारा प्रोसेस सपोज करो सीडी ड्राइव से कोई इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, इंफॉर्मेशन शुड बी, जैसे हम ओएस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो सीडी में ओएस होता है, जैसे लाइनेक्स है 3 सीडी में आता था पहले। तो लाइनेक्स को जब हम इंस्टॉल करते थे तो इंस्टॉलेशन एज ए प्रोसेस होगा, और जब एक सीडी फिनिश हो जाएगी तो अपने आप 2 सीडी बाहर करके दूसरी सीडी की डिमांड करेगा, तो दूसरी सीडी हम इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर जो कि किसी रनिंग प्रोग्राम यानी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो एक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस फाइल हैंडलिंग में हमारी कोई दूसरी टेक्स्ट फाइल एज ए इनपुट रिक्वायर्ड है, तो वो टेक्स्ट फाइल एज ए रिसोर्स हो जाएगी। अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमें कोई फाइल लोड करनी है, अपलोड करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है, सब कुछ कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई इमेज अपलोड करनी है, तो दैट इमेज विल बी द रिसोर्स एट दैट टाइम। तो ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स के एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूं। तो सीपीयू मेमोरी विल बी द रिसोर्स, इनपुट डिवाइस कैन बी द रिसोर्स, माउस से अगर कोई कमांड चाहिए दैट विल बी द रिसोर्स। तो सीपीयू टाइम हर एक प्रोसेस को कुछ ना कुछ सीपीयू टाइम चाहिए, तो सीपीयू टाइम इज द रिसोर्स। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी इज डिमांडेड बाय द प्रोसेस। प्रोसेस का कुछ पार्ट है मेमोरी में, फिर कुछ और पार्ट रन करना है, तो मे बी के अनदर एक्स्ट्रा मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड। आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। तो रिसोर्स जैसे कि नाम से लगता है ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। जो प्रोग्राम यानी प्रोसेस को जो नीड है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एट द रनिंग टाइम, दैट इज ए रिसोर्स सिंपली। तो अब ये क्या है कि यूनिक्स टर्मिनोलॉजी और विंडोज में, यूनिक्स में अगर हम फाइल डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं तो विंडोज में हैंडल बोलते हैं। ओएस डिस्क्रिप्टर जो है रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस में क्या नाम बोलते हैं। अब तीसरा है जो पार्ट है इसका प्रोसेस का, वो है एसोसिएटेड डेटा नीडेड बाय द प्रोग्राम। मतलब क्या है कि वो डेटा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान या जिस डेटा पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो वो डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय द फाइल और बाय द इंटरेक्टिवली फ्रॉम द
प्रोसेस यूजर, जो आदमी प्रोग्राम रन कर रहा है, तो या तो वो खुद इनपुट प्रोवाइड कराएगा या फिर ये मेमोरी से डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। जैसे बहुत सिंपल केस में अगर तुम फैक्टोरियल का प्रोग्राम चला रहे हो तो हो सकता है कि जो जिस नंबर की तुम्हें फैक्टोरियल फाइंड करनी है, तुमने अगर उसको डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया int n = 5 और 5 को वहां इनपुट करा दिया, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करा दिया, तो कीबोर्ड से नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुम इनपुट मेथड यूज कर रहे हो जैसे scanf है या cin है या जावा में system.in है, तो उसके लिए तुम्हें एक्सप्लिसिटली अलग से वैल्यू देनी पड़ेगी। तो फिजिकल और लॉजिकल रिसोर्सेज के अलावा जो प्रोसेस को चाहिए वो हमें इनपुट डेटा भी चाहिए, जिस डेटा पे वो प्रोसेस वर्क करेगा। डेटा कैन बी मैनी, इट में डिमांड many values of the data, for example array or structure or union or file handling program, depending on the situations. Okay, so associated data needed by the program. Read out this slide. ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें मैंने वो एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम से और किसी दूसरी फाइल से हम रीड करके कैरेक्टर रीड करके और स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कुछ नया नहीं है, मतलब एनी हाउ आई वांट टू से कि इनपुट डेटा टेकन बाय द प्रोग्राम प्रोसेस। तो इसको सिंपली मेमोरी का जो स्ट्रक्चर मैंने शो किया हुआ है, तो ये मेन मेमोरी है हमारी। तो इसमें जो प्रोसेस की डिफरेंट लिस्ट हैं और जो प्रोसेस मेमोरी में पड़े हुए हैं, यानी जो रनिंग प्रोग्राम है, वो मेन 3 पार्ट्स में है। इस प्रोग्राम का कोड होगा, उसका डेटा होगा और कॉन्टेक्स्ट स्विच इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम लेटर पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। ओके, और इसमें क्या है कि 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। तो अब इनको डिटेल में पहले हम देख लेंगे कि जो मेमोरी में ये डेटा रीजन और कोड रीजन, हीप रीजन, स्टैक रीजन क्या है। तो उसके बाद जो चौथा है स्टेटस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो स्टेटस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन मींस कि OS will require certain information in context of program, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो अब 5वां है मेमोरी। तो मेमोरी बेसिकली जो क्या है, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी हम कह सकते हैं, या मोर जनरल टर्म में रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ये कह सकते हैं कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग का केस है तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि प्राइमरी मेमोरी जब हमारी रैम कम पड़ जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से कुछ पार्ट यूज कर लेता है एज ए एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। तो जो मेमोरी है हमारी, एक सेकेंड जरा कॉल आ रहा है। ओके, तो हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने ये लिखा भी है कि जो हमारी मेमोरी है वो 4 लॉजिकल रीजन में डिवाइड की हुई मानी जाती है। मतलब हम एज्यूम करते हैं, यानी बेसिकली वो 4 लॉजिकल रीजन में डिवाइड होती है मेमोरी। पहला है कोड रीजन, फिर डेटा रीजन, फिर स्टैक रीजन है, हीप रीजन। तो कोड रीजन मींस कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है,
जो उसके एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब कि जो प्रोग्राम है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ डेटा पर वर्क करते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम तुमने लिखा वो उसको कन्वर्ट होकर लो लेवल प्रोग्राम बनेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनेगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस कुछ ना कुछ डेटा पे वर्क करेंगे। तो मेमोरी में एक्चुअली क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं 1 by 1 वो मेमोरी में एक रीजन पे होते हैं, उसको कोड रीजन बोलते हैं। और डेटा जो है वैल्यूज वो दूसरे रीजन पे होती है। वैल्यूज डेटा मतलब अलग सेपरेट रीजन में, तो उसको डेटा रीजन बोलते हैं। और तीसरा है स्टैक रीजन। स्टैक क्रिएट होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, जैसे फंक्शन कॉल वगैरह होती है या रिकर्सन जब तुम कॉल करते हो तो स्टैक विल बी क्रिएटेड। तो इसको मैं भी थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। और लास्ट में है हीप रीजन। जब कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी डायनेमिकली मैनेज होती है तो हीप विल बी जनरेटेड इनसाइड द मेमोरी। तो कोड रीजन समझने में सब आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो बाकी इन सबको हम मेमोरी मैनेजमेंट में फिर से थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। कोड रीजन क्या है कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, जो हमारा लो लेवल प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, उसके लो लेवल इंस्ट्रक्शंस इसमें पड़े रहते हैं। और जो पीसी रजिस्टर है, जैसे अभी मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तो पीसी रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उससे आगे होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी रजिस्टर होते हैं। एड्रेस रजिस्टर होता है, अब प्रोग्राम काउंटर तो हो ही गया। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, और मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, जो कि आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो कोड रीजन इन सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन ट्रीट इट एज द रीजन which holds the executable instructions of the program. डेटा रीजन जैसे मैंने बताया कि जो प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा है कि इनपुट और आउटपुट, जिस रीजन से प्रोग्राम इनपुट लेगा और उस रीजन पे अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो प्रोग्राम या प्रोसेस वहां पे आउटपुट भी उसी रीजन में करेगा। अब ये जो रीजन है हमारा डेटा रीजन, ये दो पार्ट में डिवाइड है, इनिशियलाइज्ड एंड अनइनिशियलाइज्ड पार्ट। तो जैसे ग्लोबल वेरिएबल है हमारे, या सपोज करो कभी कभी तुमने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी स्टार्टिंग में। इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज का मतलब क्या है कि एक चीज तो ये होती है कि जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसी टाइम पे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, दूसरी प्रोग्राम रन करा रहे हैं उस टाइम पे वैल्यू दे रहे हैं। तो बट ओवरऑल क्या है कि वैल्यूज एंड डेटा will be stored in separate region called as the data region. Third, stack region। तो जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है किसी प्रोग्राम में, when a process call involves the function call or subroutine call या recursion, तो stack will be created। तो जब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा एक टेम्परेरीली स्टैक जनरेट होगा, जो क्या होल्ड करेगा कि जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, लोकल डेटा है, रिटर्न एड्रेस है, टेम्परेरी वेरिएबल्स है, ये सब स्टैक पे पुश हो जाएंगे। वो इसलिए पुश हो जाएंगे स्टैक पर क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल तो प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह चला जाएगा ना। जैसे सीक्वेंशियली हमारा प्रोग्राम चल रहा है और फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल तो वहां उठ के उस एड्रेस पे चला गया जहां फंक्शन मेमोरी में पड़ा हुआ है, और जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ तो फिर कंट्रोल कहाँ वापस आ गया, जो फंक्शन कॉल के बाद नेक्स्ट लाइन थी। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड पॉइंट में लाइन लिखी है प्रोसीजर फंक्शन सब रूटीन, तो वो ये सेम प्रोसीजर है या फंक्शन है सब रूटीन है, वो एक ही चीज के नाम है
जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम फंक्शन बोलते हैं, C++ में, जावा में उसको मेथड बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन बोलते हैं, पास्कल में प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे लोकल डेटा हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया, पैरामीटर्स हो गए। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स एक ही चीज है, रिटर्न एड्रेस और टेम्परेरी वेरिएबल्स, ये सब स्टैक पे पुश होते हैं और स्टैक क्रिएट होता है। जैसे ही फंक्शन कॉल एंड होती है तो वो स्टैक हटके और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जहां फंक्शन कॉल के बाद वाला इंस्ट्रक्शन, वहां से कंट्रोल फिर स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट है इसमें हीप रीजन। हीप रीजन, तो हीप बेसिकली क्या है हमारा, कि जैसे मैंने बताया था कि ये डायनेमिक मेमोरी के लिए जनरली एलोकेट होता है, या इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन डेटा रन टाइम। डायनेमिक मींस कि रन टाइम, ओके, ड्यूरिंग रन टाइम और डायनेमिकली। तो ये जो 4 रीजन है मेमोरी के, these 4 regions were involved, मतलब these are the part of the processes. So by this we have completed the process components, the component of the process. और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, तो ये जो लेक्चर है यही खत्म होता है, और अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क इट। पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, नहीं पूछना है तो मीटिंग एंड करते हैं।